नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मास्टर हट में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे हिंदी सब्जेक्ट का और हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत आपके सी टेट और यूपी टेट दोनों में ही प्रश्न बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है 52 और भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं वर्ण या ध्वनि। जो वर्ण होता है उसको ध्वनि भी कहते हैं और भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण या ध्वनि। यह प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। इसके बाद देखेंगे वर्णमाला के अंतर्गत स्वर और व्यंजन। तो स्वर जो होता है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या हिंदी वर्णमाला में 33 यानी कि 33 होती है। और स्वर जो हैं उसके अंतर्गत देखेंगे हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो हर्ष स्वर यानी कि जहाँ पे एक मात्रा होती है, दीर्घ स्वर यानी कि दो मात्रा और प्लुत स्वर यानी कि दो या दो से अधिक मात्रा यहाँ पर होती है, यानी कि 3 मात्राएं या 3 से अधिक मात्रा। तो हर्ष स्वर के अंतर्गत आता है अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री और दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। और प्लुत स्वर के अंतर्गत राम, ओम, जिसको हम खींच के बोलते हैं, यहाँ पर 3 या 3 से अधिक मात्राएं आती हैं। कहाँ पर? तो प्लुत स्वर में। इसके बाद देखेंगे व्यंजन। व्यंजन की संख्या 33 होती है पूरी। और इसके अंतर्गत देखेंगे व्यंजन के अंतर्गत अस्पर्श व्यंजन। तो अस्पर्श व्यंजन क से म तक होता है और संख्या में होता है 25। क से म तक 25 संख्या में होता है अस्पर्शी व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4। कौन कौन से 4 होते हैं? तो य, र, ल और व। इसके बाद देखेंगे ऊष्म व्यंजन और ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है। कौन कौन सी? तो बड़ा स, खटकोड़ वाला स, छोटा स और ह। ये 4 जो हैं वे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद देखेंगे स्वरों का उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। ठीक। और स्वरों का उच्चारण के आधार पर हम सबसे पहले देखेंगे मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर में अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री और दीर्घ स्वर में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। और प्लुत स्वर में राम, ओम, यानी कि इसको खींच के बोलते हैं जहाँ पर 3 या 3 से अधिक मात्राएं होती हैं। तो मात्रा के आधार पर आप लोगों ने देख लिया ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसके बाद देखेंगे स्वरों का उच्चारण जीभ के आधार पर। तो जीभ के आधार पर स्वरों का जो उच्चारण है वह 3 प्रकार से किया गया है: अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। और अग्र स्वर में आता है छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। ये जो 4 हैं वे अग्र स्वर के अंतर्गत बोले जाते हैं, यानी कि जीभ के आधार पर इसका वर्गीकरण जो है अग्र स्वर के रूप में किया गया है। इसके बाद मध्य स्वर आता है। तो मध्य स्वर में क्या आता है? अ। केवल एक ही आता है मध्य स्वर में अ का उच्चारण जो है वह जीभ से किया जाता है और इसको मध्य स्वर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके बाद आता है पश्च स्वर। तो पश्च स्वर में आता है आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। तो जीभ के आधार पर पश्च स्वर के रूप में इसका वर्गीकरण किया गया है आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ का। इसके बाद स्वरों के उच्चारण के आधार पर हम देखेंगे वर्गीकरण मुख द्वार के आधार पर।
तो मुख द्वार के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो है वह 4 प्रकार से किया गया है। कौन कौन से 4 प्रकार हैं उसको देखते हैं। तो विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, तो आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा। तो विवृत यानी कि पूरा मुंह खुला हो। जब इसका उच्चारण करते हैं विवृत का, तो मुंह जो है पूरा खुला होता है, जैसे आ। आप उच्चारण करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। विवृत के अंतर्गत केवल एक वर्ण आता है आ। इसके बाद देखेंगे अर्धविवृत। तो अर्धविवृत यानी कि आधा मुंह खुला होता है, जैसे अ बोलते हैं तो आधा मुंह खुला होता है ए औ। इसके उच्चारण में आधा मुंह ही खुलता है, तो इसको अर्धविवृत कहते हैं। ठीक, इसके बाद देखेंगे संवृत। तो संवृत में क्या होता है, मुख द्वार जो है वह लगभग बंद होता है, यानी कि थोड़ा सा ही खुलता है, जैसे कि ई, बड़ी ई, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, यानी कि ई उ ऊ। आप उच्चारण करके देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा, इसको कहते हैं संवृत। इसके बाद आता है अर्धसंवृत। अर्धसंवृत यानी कि मुख द्वार जो है लगभग आधा बंद होता है। इसमें जब अर्धसंवृत का उच्चारण करते हैं तो मुख द्वार जो है वह लगभग आधा बंद होता है, जैसे ए ओ। ये जो हैं वह अर्धसंवृत के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे अयोगवाह। तो हिंदी में अयोगवाह को देखेंगे। अयोगवाह कौन कौन से हैं, अंग और अह। अंग यानी कि जिसको अनुस्वार कहते हैं, और अह को विसर्ग कहते हैं। तो स्पष्ट हो गया होगा, अयोगवाह, अंग और अह। इसके बाद हम लोग देखेंगे उच्चारण के आधार पर व्यंजन। अभी तक तो आप लोगों ने स्वर देखा, अब आप देखेंगे व्यंजन को उच्चारण के आधार पर। तो व्यंजन के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पर्शी व्यंजन। यानी कि स्पर्शी व्यंजन में क्या आता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये उच्चारण के आधार पर व्यंजन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क वर्ग के अंतर्गत जो 5 आते हैं, क, ख, ग, घ, अंग्या, ये सभी जो हैं वह कंठ से बोले जाते हैं। आप बोल के देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा, क, ख, ग, घ, अंग्या। तो इसके लिए कंठ का उपयोग हम करते हैं क वर्ग के उच्चारण के लिए। इसके बाद च वर्ग जो है, च, छ, ज, झ, इया, ये जो होता है तालव्य होता है, यानी कि तालु के सहयोग से इसको बोलते हैं। और ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ड़ जो होता है इसको मूर्धन्य कहते हैं। मूर्धन्य यानी कि जब इसका उच्चारण आप करेंगे ट वर्ग का, तो आपकी जीभ जो है वह थोड़ी सी मुड़ जाएगी और मुड़कर तालु का स्पर्श करेगी। इसी को कहते हैं मूर्धन्य। ठीक, तो कई बार आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। त वर्ग जो है उसके अंतर्गत त, थ, द, ध, न, और इसमें क्या है, इसको दंत कहते हैं। दंत के सहयोग से बोले जाते हैं त वर्ग। और प वर्ग जो है, प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ के सहयोग से बोले जाते हैं। आप ये एकदम स्पष्ट होगा आपको, प, फ, आप बोलिए, देखिए होठ का स्पर्श हो रहा है होठ से, तो इसको कहते हैं प वर्ग, यानी कि ये प वर्ग के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। तो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो छ जो है छतरी वाला छ, वह बनता है आधा क और आधा खटकोड़ वाले श के सहयोग से। आधा क और आधा खटकोड़ वाले स के सहयोग से बनता है छ। और त्र जो है आधा त और आधा र के सहयोग से बनता है ज्ञ, आधा ज और आधा य के सहयोग से बनता है। और श्र जो होता है वह आधा खटकोड़ वाला स और आधा र के सहयोग से बनता है। तो ये होते हैं 4 संयुक्त व्यंजन, या इसी को मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अघोष, सघोष,
अल्प प्राण और महाप्राण। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अघोष वर्ण किसे कहते हैं। तो अघोष वर्ण यानी कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण तंत्र कंपित न हो, इसको कहते हैं अघोष वर्ण। और इसके अंतर्गत आता है प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा व्यंजन जो होता है वह अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। तो पहले वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन यानी कि क ख जो है, क और ख पहला और दूसरा है, और च और छ ये भी पहला और दूसरा है, ट ठ त थ प फ आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये जो है प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा व्यंजन होता है वह अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखेंगे सघोष वर्ण। तो सघोष वर्ण यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन होता है उसको सघोष या घोष वर्ण भी कहते हैं। यानी कि सघोष कहे या घोष वर्ण कहे बात एक ही होती है। तो सघोष वर्ण के अंतर्गत आता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। कौन कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वह सघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि आपने सघोष में क्या देखा, अघोष में आपने देखा कि पहला और दूसरा वर्ण था, और यहाँ पर सघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है, यानी कि ग, घ, अंग्या, ज, झ, इया, और यहाँ पर तीन वर्ण जो ये लास्ट के हैं, यानी कि जो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है ये जो होता है वह सघोष वर्ण कहलाता है। और जो प्रारंभ के दो हैं, पहले और दूसरे वर्ण जो हैं ये जो हैं वह कहलाते हैं अघोष वर्ण। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे अल्प प्राण और महाप्राण। यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न पूछे हैं। आप प्रीवियस ईयर प्रश्न जो पेपर है उसको उठा के देख सकते हैं। तो अल्प प्राण क्या है? उच्चारण, अल्प प्राण के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है। आप उच्चारण करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण आता है। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। यानी कि अगर आप क वर्ग को लेंगे तो इसके अल्प प्राण के अंतर्गत क आएगा, ग आएगा और अंग्य आएगा। तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है अल्प प्राण के अंतर्गत। इसके बाद देखेंगे महाप्राण। तो महाप्राण के उच्चारण में अधिक वायु मुंह से निकलती है। जैसे आपने देखा अल्प प्राण में क्या हुआ कि कम वायु जो है मुंह से निकल रही थी, और महाप्राण में अधिक वायु मुख से निकलती है। और एग्जाम्पल में आप देखेंगे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, जब आप प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण का उच्चारण करेंगे तो आपको यहाँ से बातें स्पष्ट होंगी महाप्राण क्या होता है। तो जैसे दूसरा और चौथा, जैसे आप क वर्ग को ले लीजिए तो क वर्ग में ख और घ ये दोनों जो हैं वह महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। ठीक, तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी बातें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।